हेलो एवरीवन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी सीएससी में आए गए हैं फ्रॉम इन 2014 ऑफ पॉलिटी। हमसे पॉलिटी की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉलिटी में 10-15 क्वेश्चन जो भी आए हैं उन सबका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये एक सीरीज रहेगी पॉलिटी की अभी। तो इस सीरीज में अपन 2025 तक के पॉलिटी के जितने भी सवाल आए हैं उन सबको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the union budget, which of the following is covered under non plan expenditure? अभी मत सोचना कि आप ये इकोनॉमी में ही आ सकता है, ये क्वेश्चन ये इकोनॉमी भी आ सकता है, ठीक है। तो पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटी में भी आ सकता है, क्योंकि यूनियन बजट इज पास अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको यूनियन बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन बजट कहीं भी मेंशन नहीं है नाम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन बजट कहीं भी मेंशन नाम नहीं है। ये सवाल भी आ सकता है कि यूनियन बजट नाम है, नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपना सवाल था कि यूनियन बजट में कौन कौन से जो इनमें से जो चीज़ें दी गई, इनमें प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। देखो, प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट एक पूरा, जैसे 5 ईयर प्लान लाती थी पहले। तो 5 ईयर प्लान में क्या क्या लिखा होता था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे इतना खर्चा होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे, ठीक है। रोड्स पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पे कितना खर्चा होगा, ठीक है। ये सब प्लान एक्सपेंडिचर के पार्ट्स हैं। और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्लान होते हैं, जैसे, ठीक है, कि भाई इरिगेशन पे कितना खर्चा होगा, इरिगेशन पे मान लो, या फिर कहीं भी ब्रिजेस बनेंगे, कैनाल्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे। ये सब प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। इसी के साथ एक एक्सपेंडिचर होता है जिसको बोलते हैं नॉन प्लान, जिसकी बात हो रही है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो रेगुलर एक्टिविटीज़ में जो खर्चा होता है, जैसे मेंटेनेंस काइंड ऑफ वर्क, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ एंड रूटीन एक्सपेंडिचर जो होता है, रूटीन में जो खर्चा होता है उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे आपको पहला स्टेटमेंट देखते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। मान लो अभी डिफेंस का बजट कम है, कभी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक प्लान नहीं है कि भाई सिचुएशन को देखते हुए ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो इट्स नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बजट डिफेंस में, सो इट्स अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसी के साथ इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ती घटती रहती हैं, तो इट्स अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। सैलरीज एंड पेंशन, ये भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि लोगों को रेगुलर सैलरीज और पेंशन मिलती रहती है। तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इसको प्लान नहीं करती है सच, ठीक है। सब्सिडीज जैसे फूड पे मिलती है, फर्टिलाइजर्स पे मिलती है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, या जैसे भी हमेशा ज़्यादा ही होती है मोस्टली फूड और फर्टिलाइजर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की, तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसी के साथ और भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे ग्रांट्स दे दी किसी को, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। जैसे पुलिस पे जो खर्चा हो रहा है डेली पुलिसिंग पे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और जैसे सोशल सर्विस पे कोई खर्चा हो गया, तो ये सभी के पार्ट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के, तो ऑल फोर आर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि जो एमपीज एमएलए जो भी पार्टी जीती थी उनकी तरफ स्विच हो जाते थे। तो इस सबको रोकने के लिए 1985 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसको बोलते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बाद ये पास किया गया कि ऐसे कोई भी अपनी पार्टी स्विच करेगा तो इलीगल होगा, और जो भी चेयरपर्सन होगा लोकसभा राज्यसभा, वो एक लीगल एक्शन लेके इनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है लेजिस्लेचर से, ठीक है। तो ये 10th शेड्यूल आया था, फिफ्थ सेक्शन, ठीक है। 10th शेड्यूल इसका करेक्ट आंसर। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेक्शन 10th शेड्यूल आया था। इसमें भी कुछ कमियां थी। इसमें क्या थी, जैसे ये क्या अलाउ करता था, 1/3 डिफेक्शन अलाउ करता था। ये कहता था कि अगर 1/3 पार्टी के लोग किसी अदर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो मर्जर कहलाया जाएगा, ना कि डिफेक्शन, ठीक है। और करने के लिए गवर्नमेंट एक और वो लाई, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आया 2003 में, ठीक है। इसमें इस 1/3 को बढ़ा के 2/3 कर दिया गया। ये अगर 2/3 लोग पार्टी को छोड़ेंगे तो मर्जर काउंट होगी, ना कि 1/3, ठीक है। इसी वजह से सेकंड शेड्यूल की बात करें तो सेकंड शेड्यूल में बात आती है एमुलेंट्स में, कि एमुलेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पे पोस्ट पे हैं उनको जो एमुलेंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजेस हो गया, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया,
वो सब सेकंड शेड्यूल में है। ऐसे ही फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जो वेरियस स्टेट्स में रहती हैं उन सब के बारे में डील करता है फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। ऐसे ही एट शेड्यूल बात करता है, एट शेड्यूल बात करता है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस की, ठीक है, लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस की बात करता है एट शेड्यूल। ऐसे 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, वो सब एट शेड्यूल में लिखी गई हैं 22, ठीक है, तो उनके बारे में बात करता है। तो इसका आंसर है करेक्ट टेंथ शेड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, प्लानिंग में कौन कौन एसोसिएटेड रहता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं रहता, ये रहता है कि किस स्टेट को सेंट्रल में टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ना कि प्लानिंग में बस, ठीक है, टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन में। ये फॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका हेड कौन होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, एनडीसी का हेड होता है पीएम, ठीक है, और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है एनडीसी। एनडीसी इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, ये फॉर्म हुई थी 1952 में, 1952 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ये सब एलिमिनेट हो गए, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी हम इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या काम आती है, जो रूरल एरियाज है उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रूरल इंडिया में ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी, ठीक है। इसी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, अब इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर दिया गया है, ठीक है। ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट देखती है जो इंडिया के जो अर्बन एरियाज उनमें, ठीक है। और लास्ट इज पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट प्लानिंग में काम करती है, ठीक है। तो एनडीसी एंड द पार्लियामेंट, ये दोनों ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ये सिर्फ रूरल इंडिया में बात कर रही है और ये सिर्फ अर्बन इंडिया में, ठीक है, पर्टिकुलर है ये दोनों। तो प्लानिंग इन इंडिया में पार्लियामेंट और एनडीसी का रोल है, ठीक है, प्रॉपरली। तो आंसर होगा 1 2 एंड 5। So next question is, in the Constitution of India, promotion of internal peace and security is included in the preamble of the Constitution, directive principle of state policy, fundamental duties, 9th schedule, ठीक है, ये लिखा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है ये, ठीक है, आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी, अंडर आर्टिकल 51 ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नाइन्थ, मैं से बताता हूँ नाइन्थ शेड्यूल में भी क्या है, नाइन्थ शेड्यूल में वो लॉ डाले गए थे ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में नाइन्थ शेड्यूल पहली बार तो डाला गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा शेड्यूल डाला गया था, नाइन्थ शेड्यूल, 1951 में ये एक्ट आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था, ठीक है। क्यों लाया गया था, ये प्रोटेक्ट करता था स्पेसिफिक लॉज को, प्रोटेक्ट करता था, जो भी इस नाइन्थ शेड्यूल में लॉ डाल दिया था उसको प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्यूनिटी मिल जाती थी काइंड ऑफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि इन पे कोई भी स्टे या काइंड ऑफ नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू से इनको प्रोटेक्शन मिल जाती थी। ये लाया क्यों गया था, ताकि लैंड रिफॉर्म्स और जो जमींदारी सिस्टम उस टाइम पे चल रहा होता था उसको अबोलिश किया जा सकते, इसलिए नाइन्थ शेड्यूल लाया गया था। पर 1973 में आफ्टर केशवानंदन भारती केस, इसके बाद भी जो भी आर्टिकल या फिर जो भी लॉज नाइन्थ शेड्यूल में डाले गए हैं, दे कैन बी ब्रॉट अंडर स्क्रूटनी एंड दे कैन बी जुडिशियल रिव्यूड, ठीक है। तो 1973 के बाद नाइन्थ शेड्यूल में जो डाले गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, उससे पहले के नहीं आते हैं, ठीक है। तो यही सब है इसमें, इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट कब कब अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकता है, ठीक है। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, सही बात है ये। मान लो कोई स्टेट है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही, तो गवर्नर वहाँ का प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड करेगा कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे इम्पोज के लिए रिपोर्ट भेज सकता है, तो ये उसकी डिस्कशन पे है, सही है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स ये नहीं है, अंडर आर्टिकल 163 एंड 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर या फिर अगर सेंटर में तो प्राइम मिनिस्टर की एड पे एडवाइस पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर गलत है, डिस्कशन यूज नहीं कर सकता गवर्नर वहाँ पे। रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। रिजर्वेशन सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर है वो कुछ बिल्स को जो उसकी इच्छा के अनुसार भाई वो चाहता है उनको रिजर्व कर सकता है कि कैन बी कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट, सो वो रोक सकता है इन सबको, तो ये उसके डिस्कशन पे है, तो ये सही है। नेक्स्ट इज मेकिंग द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं है, ठीक है, तो 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, प्रेसिडेंट शैल मेक द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ अमंग मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट बिजनेस, ये सही है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट रूल्स बना सकता है कि ताकि जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो मोर अच्छे से कन्वीनियंट तरीके से काम कर सके और अमंग मिनिस्ट्रीज के जो पोर्टफोलियो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये सही है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नहीं, शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जितने भी गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया, इसको बोलते हैं अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, देर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सही है। जो लोकसभा की रूल बुक है, लोकसभा की रूल बुक है, उसमें लिखा गया है इसके बारे में, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। उसमें भी रूल नंबर 198 ऑफ द वन रूल बुक में भी लिखा गया 198 रूल ऑफ द लोकसभा, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टेटमेंट सही है, नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है, ठीक है। सेकंड इज अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, ये भी सही है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, राज्यसभा परमानेंट होती है, तो उसको डिसॉल्व किया ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया नहीं जा सकता, सो लोकसभा में ही लाया जाता है, तो इसी केवल लोकसभा के लिए ही वैलिड है, सो ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। The next question is which of the following is the largest committees of the parliament, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात की गई है, तो पहली कमेटी है कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, पहली बात तो कमेटीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कमेटीज क्या करती हैं, जैसे जितने भी एमपीज हैं वो जब कोई बिल पास होता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बिल को प्रॉपरली रीड करा जाए, तो इन्हीं एमपीज को लेके एक एक कमेटी कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं, जो डिफरेंट कमेटीज होती हैं, कमेटी मोस्टली टू टाइप की हैं वैसे, ठीक है, एक होती हैं स्टैंडर्ड कमेटी और दूसरी होती हैं एडहॉक कमेटीज, एडहॉक कमेटी, ठीक है, स्टैंडर्ड कमेटी होती है जो परमानेंटली फॉर्म होती है, मतलब ऑलमोस्ट हमेशा रहती हैं जब भी पार्लियामेंट काम कर रही होगी, ठीक है, और एडहॉक कमेटी का होती है जब सिर्फ पर्टिकुलर एक टास्क के लिए बनाई जाएंगी फिर वो डिसोल्व हो जाती है, ठीक है, तो दो टाइप की होती हैं, स्टैंडर्ड और एडहॉक कमेटी, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स में 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 7 लोकसभा से होंगे, सॉरी 7 राज्यसभा से होंगे और 15 लोकसभा से, ठीक है। इसी में कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स हैं, उसमें कितने मेंबर होंगे 30, सारे के सारे लोकसभा से, ऑल फ्रॉम लोकसभा, इसका चेयरमैन भी लोकसभा का ही होगा, चेयरमैन ओनली फ्रॉम लोकसभा, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है क्योंकि 30 ही में मेंबर है, बाकी कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और कमेटी ऑफ पिटिशन में 10 ही मेंबर्स होते हैं, ओनली 10 मेंबर्स ओनली, ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, कमेटी ऑफ एस्टिमेट जिसमें 30 मेंबर होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट के फंक्शन पूछे गए हैं, ठीक है, सो कैबिनेट सेक्रेटरीट फंक्शंस, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट इट फंक्शंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी किसके अंडर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ कैबिनेट
सेक्रेटरीट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरीट का हेड होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्री इसका काम क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स। ठीक है। सेक्रेटरियल असिस्टेंस ऑफ टू कैबिनेट कमिटीज, ये भी सही है, सेक्रेटरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्रीज, ये नहीं करती। ठीक है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो ये देखता है, ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी देखता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है अंडर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वो ये सब देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, नोडल डिपार्टमेंट है जो कि फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में देखता है, एलोकेशन ऑफ फंड्स को मिनिस्ट्रीज के लिए। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन केसेस ओनली आंसर इज 1 and 2 ओनली। करेक्ट पूछा ना? करेक्ट पूछा, ठीक है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर विच जुडिक्शन? सो दैट इज ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है, डिफरेंट जुडिक्शन की हम बात कर लेते हैं। एपिलेट, एपिलेट रेट, ओरिजिनल। ठीक है, एडवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है कि जो, जैसे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके उनको किसी चीज़ पे एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और किन किन मैटर पे वो एडवाइस ले सकते हैं? या तो पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर हो, या कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई ट्रीटी थी या एग्रीमेंट था, उसके बारे में एडवाइजरी ले सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। सेकंड इज एपेलेट जुडिक्शन। एपेलेट जुडिक्शन क्या होता है? जैसे कोई लोअर कोर्ट का फैसला है वो हायर कोर्ट में अपन अपील कर सकते हैं, तो ये किसी पे भी हो सकता है, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इट्स नॉट, तो द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन, नॉट एपेलेट। आप अपील करके नहीं जा सकते स्टेट में, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, तो ये एपेलेट में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं एपेलेट में। ओरिजिनल में क्या क्या आता है? जैसे एक साइड को सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक साइड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन में सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। या फिर एक साइड स्टेट होगी, या एक साइड स्टेट और सेंटर हो और बाकी दूसरी साइड सारी स्टेट्स हो, तो भी मैटर अपीलेट ओरिजिनल जुडिक्शन का होगा। या एक साइड स्टेट हो, दूसरे वन और मोर देन वन स्टेट हो, तो भी ओरिजिनल जुडिक्शन का पार्ट होगा। और जब भी सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट होगा तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, रिट जुडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये हाई कोर्ट भी पास कर सकता है। रिट जुडिक्शन 5 तरह की रिट है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह की रिट पास करते हैं। ठीक है, पांचों रिट्स के नाम क्या है, जानना चाहोगे? पहली है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। सेकंड इज मेंडेमस, मेंडेमस। थर्ड इज प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। फोर्थ इज शुरशुरौरी, शुरशुरौरी। एंड फिफ्थ लास्ट वन इज कुओ वारंटो, कुओ वारंटो। इनको डीप में पढ़ाएंगे किस दिन, रिट्स के बारे में पढ़ाएंगे तब। ठीक है, ये 5 तरह की रिट्स है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेस्टेड, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया घटा सकती है। एट प्रेजेंट टाइम जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है इन प्लस जो, ठीक है, 33 है, इंक्लूडिंग सी जी आई, इंक्लूडिंग सी जी आई 32 प्लस सी जी आई, तो 33 हो गए टोटल। ठीक है, पर अभी कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है टू इंक्रीज इज टू 37। अभी जस्ट मई में ही रिसेंटली पास हुआ है कि जो जजेस की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा के 37 किया जाए, इंक्लूडिंग सी जी आई। तो कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल आ जाएगा एक, जिसमें इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, रिसेंटली पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट इसको बढ़ा सकती है, ना कि प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है, ना कि चीफ जस्टिस बढ़ा सकता है, ना लॉ कमीशन बढ़ा सकता है, तो सारे ऑप्शन गलत है। प्रेसिडेंट भी नहीं बढ़ा सकता, चीफ जस्टिस नहीं बढ़ा सकता, एक लॉ ला के पार्लियामेंट ही बढ़ा सकती है जजेस की स्ट्रेंथ को। ठीक है, याद रखना है सब। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये सही है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे अपने देश में भी
इसी के लिए काम हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है, कि गवर्नमेंट है वो लोगों के भले के लिए काम करे, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स इनके थ्रू स्टेट को अथॉरिटेटिव होने से रोकता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 13 है, अंडर आर्टिकल 32 है, वो एज एन रेस्ट्रिक्शन काउंट करता है स्टेट के लिए, ठीक है, ताकि स्टेट आर्बिट्रेरीनेस कोई भी डिसीजन ना ले। तो रेस्ट्रिक्शन करता है स्टेट पे इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लिबर्टी। तो स्टेटमेंट सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही होगी, ना कि ये होगी कि स्टेट को कुछ भी करने दिया जाए और इंडिविजुअल की लिबर्टी कट इन कर दी जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज गलत, सेकंड वन इज रॉन्ग, तो ओनली टू इज द करेक्ट, ओनली टू इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस which of the following has been declared as classical language by the government। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। क्या क्लासिकल लैंग्वेज, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में, ठीक है। गुजराती नहीं है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मलयालम, मलयालम एंड उड़िया। और ये लास्ट है जो 2014 में डाली गई थी क्लासिकल लैंग्वेजेस में, 2014 में, 2014 में। और 2004 में जो पहली डाली गई थी वो थी तमिल, 2004 में तमिल डाली गई थी, तमिल। तो अभी तक 6 ही हैं, 2004 में तमिल, इनके बीच में बाकी डाली गई है। टाइम पीरियड आपको इतना याद करनी जरूरत नहीं, बाकी ये ध्यान रखना कि 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ठीक है। इन 6 के यार नाम याद रखना सबके जो जो हैं, ठीक है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो 2014 में यही सवाल आए थे। आई होप कि आप सबको ये समझ आए होंगे। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो। अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा बना के, अभी मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बना रखा है, अगर आप चाहोगे तो आपको मिल जाएगी। सभी का इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।